नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। देश के मशहूर शिक्षण संस्थानों में कुछ ताकतें किस तरह माहौल खराब करने की साजिशें रखती हैं, इसका खुलासा दिल्ली दंगों में गिरफ्तारियों से हो रहा है। जेएनयू से जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी तक साजिश के तार जुड़ते जा रहे हैं। आरोपों के घेरे में वो पिंजरा तोड़ो ग्रुप है जो कैंपस में नियम कायदों को लेकर अक्सर सड़कों पर उतरता था, मगर सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बनाने के लिए पिंजरा ग्रुप का मॉड्यूल चौंकाने वाला है। शाहीन बाग की तर्ज पर मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शनों को हवा दी गई और फिर भड़काऊ भाषणों से माहौल खराब करने की साजिश रची गई। पर्दे के पीछे के ये सूत्रधार अब सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। एक एक खुलासा हैरान करने वाला है कि दिल्ली में दंगों की आग भड़काने के लिए साजिश की एक एक ईंट कैसे जोड़ी गई, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैंपस में किस तरह देश का माहौल खराब करने की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। आज से ठीक 3 महीने पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के 24 इलाकों में ऐसा कोहराम मचा था कि पूरा देश हिल उठा था। दिल्ली में आग लगाने के लिए बहुत गहरी साजिश रची गई थी, ऐसी साजिश जिसमें भीड़ को उकसाकर देश के खिलाफ बरगलाकर हिंसा की आग भड़काई गई। चौबीस मई को जेएनयू की 2 छात्राएं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की गिरफ्तारी हुई थी। ये दोनों छात्राएं पिंजरा ग्रुप के एक्टिव मेंबर हैं और सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल हुई थी। मगर 15 दिसंबर को जामिया हिंसा के बाद नताशा और देवांगना ने पिंजरा ग्रुप के सहारे मुस्लिम बहुल इलाकों में शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शनों को हवा देने की प्लानिंग की थी और मुस्लिम महिलाओं को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया, और इसमें जामिया यूनिवर्सिटी की जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और जेएनयू की आइसा संगठन को भी जोड़ा गया। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जामिया हिंसा के बाद ही दिल्ली विश्वविद्यालय के पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया की जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और जेएनयू की आइसा संगठन की कई छात्राएं उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों की गलियों में सक्रिय हो गई थी। वहां अलग अलग जगहों पर महिलाओं के साथ मीटिंग की जा रही थी। मकसद यही था कि शाहीन बाग की तर्ज पर भजनपुरा, जाफराबाद और सीलमपुर खुरेजी जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाकों में रोड जाम किया जाए। बाद में उन्हीं जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए जाने की वजह से दंगा फसाद भड़का। धरना प्रदर्शन में शामिल महिलाएं सरकारी काम में बाधा और पुलिस पर हमला करती नजर आई। इस तरह से बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और जामिया की छात्राएं भी दिल्ली हिंसा की साजिश में शामिल थी। ये खुलासा पिंजरा तोड़ ग्रुप की हाल ही में गिरफ्तार हुई इन्हीं दोनों आरोपी छात्राओं से पूछताछ में हुआ है। पुलिस ने हिंसा के मामले में 24 फरवरी को जाफराबाद थाने में मामला दर्ज किया था। इसमें गुलफिशा, फातिमा, नताशा, शुभांगी, देवांगना, परूमा और रुमशा के नाम सामने आए थे। गुलफिशा जाफराबाद की रहने वाली है और डीयू के किरोड़ीमल कॉलेज की पूर्व छात्रा रही है। गुलफिशा पर स्पेशल सेल ने दंगों की साजिश में शामिल होने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए लगा रखा है। आरोप है कि पिंजरा तोड़ ग्रुप की लड़कियां महिलाओं को भड़काने का काम करती रहीं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। 17 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल में उमर खालिद ने दिल्ली में जिस चिंगारी का जिक्र किया था, उसकी आग 24 फरवरी के 48 घंटे बाद तक भड़कती रही। दरअसल अब तक जांच में पता चला है कि पिंजरा ग्रुप की दंगा ब्रिगेड उमर खालिद के संपर्क में थी। अब ये राज बेनकाब करने के लिए कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उधर जामिया यूनिवर्सिटी के जेसीसी से जुड़े छात्र मीरान हैदर और मीडिया प्रभारी सफूरा जरगर 11 अप्रैल को ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूएपीए के तहत गिरफ्तार मीरान और सफूरा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगा भड़काने की स्क्रिप्ट लिखी थी। बताया जा रहा है कि जामिया के छात्र आसिफ के साथ पूछताछ में इनके नाम का खुलासा किया था। मीरान और सफूरा 25 जून तक न्यायिक हिरासत में है।
तो इसी पर खास बहस करने के लिए कि आखिरकार कैंपसों के अंदर जहर कौन बो रहा है, कैसी विचारधारा है। सीएए और एनआरसी के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था शाहीन बाग, वो कश्मीर की वहाबी सोच को दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ देश की गलियों गलियों तक पहुंचाने वाला था। ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? क्या भारत के मुसलमान पाकिस्तान की आईएसआई के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? तमाम मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ इसी बहस को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर गीता भट्ट हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर हैं। गुंजा कपूर हैं, ये एक पत्रकार हैं, और जब शाहीन बाग गई थी तो इनके साथ भी वही हुआ था जो मेरे साथ हुआ था। शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नंदिनी दत्ता साहब हैं जो कि एक प्रोफेसर है ड्यू की, डॉक्टर शोएब जमाई हैं, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, इफ्रा जान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं मेरे सहयोगी अवनीश चौधरी से। अवनीश ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को ब्रेक किया है। ये कनेक्शन क्या है अवनीश, कैसे मिला प्लीज को? जी, जब ये दिल्ली दंगा फसाद का मामला सामने आया, इस मामले में मैं सबसे पहले सर कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा कि कैसे इस मामले में 740 एफआईआर हुई और अभी तक 1300 गिरफ्तारियां पुलिस कर चुकी है। जो शुरुआत में जो गिरफ्तारियां हुई वो उन लोगों की हुई जो दंगे फसाद में सीधे इन्वॉल्व थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज से पहचाने गए या मोबाइल क्लिप से। और अब जब ये लॉकडाउन लगा था तो इस बीच करीब 700 गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो पर्दे के पीछे शामिल थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ी उसमें ये खुलासा हुआ कि इनके पीछे इनको भड़काने वाले लोग कौन थे। जो सबसे चौंकाने वाले तथ्य आया उसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, पिछड़ा तोड़ ग्रुप और जेएनयू का जो आईसा संगठन है, इनकी जो छात्राओं का रोल आया वो बेहद चौंकाने वाला था कि ये वो लड़कियां थीं जो जामिया हिंसा के बाद जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनकी गलियों में इन्होंने जाना शुरू कर दिया, वहाँ की महिलाओं के साथ मीटिंग की। हमने खुद देखा जब हम वहाँ स्पॉट कवर करते थे तो वहाँ मीटिंग्स चलती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद हमने देखा कि वो लेडीज जो हैं जिन्हें सीए और एनआरसी का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गई। और जब क्राइम ब्रांच ने इनको अरेस्ट किया है, देवांगना और नताशा को, तो क्राइम ब्रांच के जो सोर्सेस हैं, आधिकारिक सूत्र हैं, उनका कहना है कि इनकी असली भूमिका उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें बरगलाना, उन्हें सड़क तक लाना और उसके बाद उन्हें कानून और जो पुलिस है उसके खिलाफ भड़काना, जिस वजह से दिल्ली दंगों की आग भड़की और मामला आगे बढ़ता चला गया। और ये सारी जो वजह है, दिल्ली पुलिस का, क्राइम ब्रांच का कहना है कि इन सारी तफ्तीश के पीछे क्राइम ब्रांच की 3 टीमें जांच कर रही हैं, जिनके पास लगभग 42 मर्डर केस की एफआईआर हैं। और जिस टीम ने इस नताशा और देवांगना को पकड़ा है, इनके जरिए इनके पूरे ग्रुप की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उसमें आयशा का कौन था, उसमें जेसीसी का कौन था, इस बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है। और जैसे जैसे पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जाएंगी। लेकिन ये जो दोनों देवांगना और नताशा हैं, जब इनको 2 दिन के रिमांड पर लिया गया तो दोनों से पुलिस कुछ भी खास जानकारी हासिल नहीं कर पाई। यही वजह है कि जब अदालत में इनको फिर पेश किया गया तो वहां पर बताया गया कि दोनों पुलिस को कोई जानकारी नहीं दे रही हैं, कोई सहयोग नहीं कर रही हैं जांच में, जिस वजह से अदालत ने 2 दिन का इनका रिमांड बढ़ा दिया। इस समय भी दोनों पुलिस की रिमांड में हैं और दिल्ली पुलिस की, जैसे कि क्राइम ब्रांच की जो तीनों टीम है, तीनों एसआईटी इस मामले की जांच में जुटी हैं। और ये माना जा रहा है कि सफूरा जरगर और ये देवांगना, नताशा और इसके अलावा जो 2-3 मिराज और ये जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए हैं, तो एक बड़ी चैन है जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा, उनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे थे और इन्होंने इस पूरे मूवमेंट को भड़काने का काम किया, ब्रेन वॉश करने का काम किया। तो अब पुलिस का कहना है कि अब जब ये पूरी चैन हाथ में आएगी तो ये पता चलेगा कि इनके पीछे कौन लोग थे, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रही है। पहले वो लोग सामने आए जो दंगे में शामिल थे, फिर वो लोग अब सामने आ रहे हैं जो इनके पीछे ब्रेन वॉश करने में शामिल थे। और अब उम्मीद है जब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो असली मास्टरमाइंड भी सामने आएंगे, जिसमें हमारी जो जानकारी है वो ये बताती है कि उसमें कई लोकल नेता भी शामिल हैं। जब ये लड़कियां उन गलियों में जाती थी तो उनको सपोर्ट दिलाने में, उनको लोगों से मिलवाने में स्थानीय नेताओं का बड़ा हाथ है, जिनका नाम लेना भी उचित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उनके नामों का भी खुलासा होगा। ठीक है, तो बात थी कि महिलाओं को अधिकार दिलाए जाएं, कोई बात नहीं, बिल्कुल महिलाओं को अधिकार दिलाए जाने चाहिए। लेकिन हॉस्टल का पिंजरा तोड़ते तोड़ते ये लोग दंगाई कैसे बन गए? शोएब जमाई कश्मीर की वहाबी विचारधारा शाहीन बाग में क्यों घूम रही थी? मैंने कहा था शाहीन बाग एक दिन दंगा करवाएगा और साबित हो गए। आपके जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, आयशा के लोग, जेएनयू के लोग ये पढ़ने जाते हैं कि दंगा करवाने जाते हैं? जवाब दीजिए शोएब जमाई। आप रिसर्च वगैरह करके आते हैं या नहीं आते हैं, या ऐसे ही चले आते हैं? सर, मैं अपने ट्विटर पर फेक आईडी नहीं लगाता कि मैं मीडिया का प्रमुख हूं शाहीन बाग का।
मैं फेक आईडी नहीं लगाता कि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं तो छोटा मोटा पत्रकार हूं जो पूरा पढ़ के आता हूं। और अगर आपको और थोड़ा रिसर्च करना है तो ऑफ इंडिया पर अजीत भारती का एक पूरा का पूरा आर्टिकल है इस पिंजड़ा तोड़ गैंग के बारे में, पढ़ लीजिए उसको। सुनिए, पहली बात तो है, मैं शाहीन बाग का स्पोक्स पर्सन था और स्पोक्स पर्सन हूं, और मुझे इस बात का गर्व हमेशा रहेगा। तो ये ट्विटर की आईडी से हटाया क्यों था, ये तो बताओ शोएब जमाई। अरे सुनिए, आप पहले झूठा क्यों लगाया था कि मैं कोऑर्डिनेटर हूं, मीडिया कोऑर्डिनेटर, फिर खुद बोलते थे ऐसा तो कोई पद ही नहीं है। सुनो पहली बात। दूसरी बात, मेरी शैक्षणिक जो हैसियत है ना, जो हमने पीएचडी कर रखी है कैंसर बायोलॉजी में, वहां तक अभी आप नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सर मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं तो अंगूठा छाप हूं। शोएब जमाई साहब क्यों पर्सनल हो रहे हैं, मुद्दे की बात करें ना, क्यों पर्सनल हो रहे हैं, मुद्दे की बात करें ना। मैं तो बोल रहा हूं मैं अंगूठा छाप हूं, तो मुद्दे पे मेरे को एबीसीडी पढ़ना नहीं आता, आ ई ऊ भी नहीं आता, मैं तो अंगूठा छाप हूं। तो सुनिए, एक आदिवासी विलेज में पैदा हुआ हूं। हाँ, इसलिए हाँ, तो सुनिए, इसलिए जो आप कश्मीर से जो है ना इसको जोड़ते हैं शाहीन बाग को, ये सब आप बंद कीजिए, ठीक है ना। जो मुद्दे की बात है, हम मुद्दे की बात करेंगे। ये सच्ची बात है और शोएब जमाई ये साबित होगी, इसी देश में साबित होगी, ठोक के बोलता हूं। कुछ नहीं साबित होगी, साबित ये सिर्फ होगी कि आप लोगों ने कितना फेक नैरेटिव चलाया, और ये जरूर साबित होगी। अब आप सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हम ये कह रहे हैं कि जब पुलिस को ये पता चल रहा है कि भाई जाफराबाद में महिलाओं को वहां पे जाफराबाद स्टेशन पे लाने की जिम्मेदार ये पिंजरा तोड़ ग्रुप की लड़कियां हैं, तो फिर हमारे जामिया के छात्रों को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर क्यों यूएपीए लगाया जा रहा है, उनको क्यों दंगा का आरोपी बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी शामिल है, जामिया के भी है, डीयू के भी है और जेएनयू के भी है। समझिए ना शोएब जमाई, यही बात तो फेक नैरेटिव आप चलाते हैं, बोलते मुझको है। चार्जशीट दाखिल हो गई है, कोर्ट ने रिमांड दे दिए, उसके बाद भी अब मुझे शक होने लगा अंगूठा छाप मैं हूं या कोई और। एक करके बात कर ले, हमें और आपको बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी एक अलग कमेटी है और शाहीन बाग मूवमेंट एक अलग कमेटी है, तो आप इसमें जो है ना खलत मलत ना करें। तीसरी बात यह है कि आपके पत्रकार साहब जिनको आपने इंट्रोडक्शन कराया, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि शिव विहार और खजूरी खास को आप भी गए होंगे रिपोर्टिंग करने, आपने देखा होगा वहां पे 350 अल्पसंख्यकों के घर जलाकर तबाह कर दिए गए और 4 मस्जिदों में आग लगा के सिलेंडर जला करके कुरान जला दिया गया। मुझे सिर्फ ये बताइए पत्रकार साहब, वो जो दंगाई आए थे बागपत से, लोनी से, गाजियाबाद से, और 4000 की भीड़ 23 फरवरी को जो 3:30 बजे तक सिलेंडर ब्लास्ट किया था वहां शिव विहार के जिम में, उन लोगों में कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इसका भी जरा आंकड़ा देंगे। अरे बात नताशा की और देवांगना की हो रही है अवनीश, लेकिन फिर भी ऑन द रिकॉर्ड जवाब दे दीजिए, उल्टा मत घुमाइए, जिन लोगों ने साजिश रची उनके नाम सामने आ रहे हैं और जिन्होंने हिंसा की वो भी गिरफ्तार होंगे। अवनीश जवाब दीजिए इनको। जमाई साहब, एक तो मुद्दा अलग था, अब आप मुझे सुन लीजिए, जो मुद्दा बिल्कुल अलग था, लेकिन उसके बाद जो आप तथ्य बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये वो तथ्य हैं जिस वजह से हिंसा फैली। अगर आप इस तरीके की अफवाह फैलाएंगे तो जाहिर तौर पे हिंसा फैलेगी, और जो वहां पे के जो फैक्ट थे वो पुलिस के सामने हैं। इस मामले में हमने बताया कि 42 केसों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा नहीं थी, उसमें दोनों तरफ के लोगों को शिकार किया गया था। लेकिन जो आप तथ्य बता रहे हैं, मुझे ये बताइए 18 से लेकर 22 तारीख तक भजनपुरा में, वजीरपुर में, इन तमाम इलाकों में छतों पर पत्थर किसने इकट्ठे किए थे? ये पिंजड़ा तोड़ गैंग ने इकट्ठे किए थे। क्यों मिले आपके काउंसलर के घर से पत्थर? कोई इसका जवाब है? पत्थर इकट्ठे किए गए, असले इकट्ठे किए गए, एसिड इकट्ठा किया गया, इसका क्या जवाब है? बताओ। सुनिए, मैं बहुत क्लियर हूं अपने स्टैंड में। मैं पिंजरा तोड़ ग्रुप की हिमायत में या उसके सपोर्ट में यहाँ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, पुलिस अपना काम करे। लेकिन मैं इस बात के लिए 100% कंफर्म हूं कि हमारे जामिया के स्टूडेंट सफूरा जारगर, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, ये कभी भी दंगों में शामिल नहीं हो सकते। और जेसीसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक भी शख्स उस जाफराबाद के इलाकों में कोई कुछ नहीं कर रहा था, ये मुझे पता है। और कितने कम्युनल हैं नताशा और देवांगना जो लेफ्ट की एक्टिव सपोर्टर हैं, इनको इन्होंने ओन करने से इनकार कर दिया। अब ये वकालत कर रहे हैं मिरान हैदर की, अब ये वकालत कर रहे हैं सफूरा जरगर की और एक और मुस्लिम साथी की। दिख गया आपका सांप्रदायिक एजेंडा शोएब जमाई देश के सामने दिख गया। शबनम खान बताइए,
शाहीन बाग से कौन सी विचारधारा निकली जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए? आप दिल्ली दंगों के उन्हीं इलाकों में रहती है शबनम खान। आप देश को बांटने का काम मत कीजिए। रोजाना शाम को रात को 9 बजे आप हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। निकला वहां से, मुद्दों की बात कीजिए। वहां से वो औरतें निकली जिन्होंने डीसीपी अमित को, अब जवाब दीजिए शबनम खान का। रोज जिसने डीसीपी अमित शर्मा को मारने की कोशिश की, वहां से वो औरतें निकली। वो जो पिंजरा गैंग थी ना, वो पिंजरा तोड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को मरवाने की कोशिश की, ये भड़काया मुसलमान औरतों को उन्होंने। फिर आप कह रहे हैं कि क्या किया, फिर आगे डिफेंड करने, हर आतंकवादी हर अराजकवादी को आप डिफेंड करने आ जाते हो, शर्म भी नहीं आती आपको। अच्छा वो फुटेज दिखाइए, फुटेज ताजा करिए 24 तारीख की फुटेज, जो जिस फुटेज ने डीसीपी को मारने की साजिश रची और एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया। शबनम जवाब दीजिए, शबनम जवाब दीजिए, फिर मैं शोएब भाई आपके पास आऊंगा। शबनम जवाब दीजिए, फुटेज भी दिखाइए, कितने शांतिप्रिय थे प्रदर्शनकारी, फुटेज दिखाइए कितने शांतिप्रिय थे प्रदर्शनकारी। शबनम जवाब दीजिए पूरा, उनको मैंने 3 मिनट दिए, आपका भी 1 मिनट बचता है अभी। शांति प्रिय ऐसे थे कि डीसीपी अमित शर्मा को औरतों ने उनका हेलमेट उतार के उन्हें जान से मारने की कोशिश की, ये शांति प्रिय थे। एक के पापा की डेथ हो गई, आपने उन्हें निकलने नहीं दिया, ये शांति प्रिय थे। पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हो, ये शांति प्रिय थे वाला फुटेज। शर्म नहीं आती? जामिया के कॉलेज के अंदर पत्थर इकट्ठे करते हो, तुम्हारा काउंसलर पूरे वहां से गुलेल चलाता है तेजाब की बोतलों की, ये शराफत है तुम्हारी। किसने जलाए? शर्म करो थोड़ी सी। अल्पसंख्यकों कब तक यहाँ बैठ के बड़ा इंग्लिश पढ़ा लिखा बताते हो अपने आप को? अरे ऐसा इंग्लिश पढ़ा लिखा होने से अच्छा है जो देश में आतंक फैलाता हो, अनपढ़ अच्छा है। अगर दीपक चौरसिया जी को अनपढ़ कहते हो ना, उस अनपढ़ को सैल्यूट है। कम से कम देश के लिए तो जी रहा है वो। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे पर क्यों है? कौन है तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा चाहेगा कि ऐसा पढ़ा लिखा जो देश में आतंक फैलाए? तुमने पूरे वहां पर लोगों को मरवाया। थोड़ा संयम रखते, मैं शोएब जमाई वो फुटेज दिखा रहा हूँ। जब डीसीपी को मारा गया वो फुटेज निकल के आ रही है, कितने शांतिप्रिय थे प्रदर्शनकारी जाफराबाद में, ये भी निकल कर सामने आ रहा है। मैं सीधे चलता हूँ आदरणीय प्रोफेसर साहिबा नंदिनी दत्ता जी के पास। नंदिनी दत्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर ये कौन सी सोच है जो एकाएक हॉस्टल के आंदोलन को सीएए एनआरसी के आंदोलन से जोड़ती है और एक हिंसक भीड़ में तब्दील हो जाती है? क्यों, कैसे? अगर बोलने देंगे तो बोलूं, नहीं तो आप लोग अपना नैरेटिव चला लीजिए, फिर मैं उसका रिस्पॉन्स कर सकती हूँ। आदरणीय मैडम जी, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है, बिल्कुल बोलिए, 1 मिनट तक नहीं रोकूंगा आपको। तो आप ये सुनिए, ये जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, ये लोग फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं, ये लोग हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस की प्रोग्रेसिव एक समझ रखते हैं। उसके ऊपर आप अगर कह रहे कि वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे तो वो उनकी डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन मैं सरासर इनकार करती हूँ कि वो कोई दंगा भड़काए हैं, ना वो कभी दंगा भड़काते हैं। ये लड़कियां सबसे गुणवत्ता के तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन लड़कियां हैं। देवांगना कलिता बेस्ट स्टूडेंट रह चुकी है, और वो बात बड़ी नहीं है कि उनके पढ़ाई लिखाई कैसे है। आप लोग जिस तरह से सारे कुछ को एक साथ मिला लिए, आज आपको पता होगा कि जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया, संडे को जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, 1 में तुरंत उनको बेल मिला। स्पेशल सेल आके दूसरी एफआईआर के नाम पे उनके रिमांड 14 दिन के मांगे। वो उधर के मैजिस्ट्रेट को पूरा ये चीज सजाई हुई एक अजीब सी चीज लगी। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के रिमांड दिए। आज वो 2 दिन के रिमांड और 2 दिन में एक्सटेंड हो गए। उधर पटियाला कोर्ट में आज उधर के मजिस्ट्रेट ने ये लिखित में दिया है कि जिस तरह से पुलिस सारा मामला को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक तरफा है।
उसमें जो लोग ये दंगा में शामिल थे, एक तरफ के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे आश्चर्य बात यह है कि अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको लेके इनको जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये लड़कियां कहीं भाग के नहीं गई थी, आपके सामने काफी दिनों से उनकी इंटरोगेशन चल रही थी, वो कहीं छोड़ के नहीं गए थे। आपने एक एपिडेमिक सिचुएशन की, इमरजेंसी सिचुएशन की, आज लेके इन लड़कियों को जेल में डाल के, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा। ठीक है प्रोफेसर दत्ता, आपने अपना पॉइंट रखा। लीगल प्रोसेस है जो चल रही है, और अगर रिमांड दी है तो वो भी कोर्ट ने ही दी है। कोर्ट की उस बात का सम्मान होना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है जो इस देश में चलती है। गीता भट्ट जी, ये कौन सी मानसिकता है? वुमेन्स लिबरेशन की हम सब बात करते हैं। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, पूरी दुनिया भारत की शक्ति को पहचानती है। पर ये कौन मुट्ठी भर लोग हैं जो आजादी चाहते हैं इस आजाद देश में, जो इस विचारधारा को समर्थन करते हैं, जो कट्टरपंथ और वामपंथ से जुड़ी हुई है? गीता भट्ट जी। जी दीपक जी, देखिए ये जो जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ये पिछले 5 वर्षों से करीब बहुत सक्रिय है, और इनकी जो सक्रियता है वो जिससे जुड़ी हुई है वो है, इन्होंने शुरुआत अपनी करी है महिला स्वच्छंदता को लेकर और औरतों के इनकलाब को लेकर। इन्होंने अपनी उपस्थिति बनाने का प्रयास बड़े लंबे समय तक किया, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा विवादास्पद जो विषय रहे हैं उनसे जुड़े रहे, कभी सकारात्मक, क्योंकि जो छात्र संगठन होते हैं या महिला छात्राओं के संगठन होते हैं वो कई सकारात्मक विषयों पर भी काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन्हें कहीं किसी सकारात्मक विषय से जुड़े हुए नहीं दिखाई दिए। और यह जानकर, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में खुलासा हुआ है, इसकी अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन उसके आप अगर ध्यान दें तो 22-23 फरवरी के समय, जिस समय सीलमपुर और जाफराबाद में जिस तरह का महिलाओं ने प्रदर्शन किया वहां, और आपने अभी दिखाया किस प्रकार से डीसीपी अमित शर्मा, वहां एसीपी अरुण कुमार, उन्हें किस तरह से बुरी तरह से जख्मी किया गया, और साथ ही रतन लाल जी जो वहां शहीद हो गए, उनके परिवारों का सोचिए किस प्रकार का। और वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे उस समय इस ग्रुप के बारे में लिखा कि ये आकर यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको भड़का रहे हैं, और जब उन्होंने उनमें से कुछ ने इस पे विरोध जाहिर किया तो वहां बहुत सारे नारे भी लगाए गए इनके द्वारा कि हम कफन बांध कर आए हैं और जो हमारे साथ नहीं वो गद्दार है। इस तरह की कई बातें आप अगर देखेंगे तो आपको ये जो है दिखाई देंगी कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे बहुत जगह लिखी गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से खुलासा हो रहा है, आप देखिए कि जो तीनों विश्वविद्यालय हैं दिल्ली के, बहुत बड़े जो जाने माने विश्वविद्यालय हैं, उनमें कुछ जो ज्यादातर आप सिर्फ वामपंथी ही नहीं, जो कई जो नक्सली विचार से प्रेरित जो संगठन है, उनका सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से कोई उन्होंने जो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट है उनमें उनकी भागीदारी नहीं रही, लेकिन जो दंगे भड़काने में जिस तरह से उनका जो ये सामने अभी दिखाई दे रहा है, ये देखकर बहुत दुख भी हो रहा है। और ध्यान रखिए कि ऐसी बहुत सी बातें आई, हमने देखा कि तीस्ता सितलवाद जैसी कई महिलाएं विवादास्पद जो रही हैं, उन्होंने कई हमने देखा कि ऐसे बहुत से लोग दिखे जो पर्दे के पीछे किस प्रकार से उन महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिन्हें कि शायद लिखना भी ठीक से नहीं आता, उन्हें किस तरह से समझा रहे हैं कि क्या आपने उत्तर देना है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि कई महिलाएं जो इस संगठन से जुड़ी हुई हैं वो बड़े अच्छे और संभ्रांत घरों से आती हैं। ठीक है, सशक्त घरों से आती है, और मुझे समझ नहीं आता कि ये संगठन तब कहां चले जाते हैं जो मजदूरों के नाम पर इंकलाब और आजादी के नारे लगाते हैं, और जब जरूरत है मजदूरों की इनकी सबसे खास, तब ये सब गायब है, अदृश्य हैं, बिल्कुल गायब। क्या हो गया है भाई इन संगठनों को? मैं आऊंगा इसके बाद, सीधे चलूंगा इफ्रा के पास। इफ्रा से मेरा यही सवाल होगा कि ये विचारधारा शाहीन बाग से जो निकली, उसने आखिरकार दिल्ली को क्यों चलाया? ब्रेक के बाद।